एरेज को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ी और कहाँ पे पड़ी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा टेक्स्ट एडिटर में और एक कोड में करके दिखाता हूँ आपको। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें यूजर से n नंबर्स लेने हैं, ठीक है, और उन सबका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वैल्यू लेंगे n की कितने नंबर हैं। लेट अस सपोज 10 नंबर हमें यूजर ने बोले, तो हम 10 नंबर्स को इनपुट कराएंगे और उन सबका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर्स लेंगे और उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि यूजर ने सपोज हमें 10 दिया, तो हमें 10 नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए 10 नंबर्स को पहले लेना पड़ेगा और सपोज हमें उन्हें स्टोर भी करना है। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 वेरिएबल्स बनाएंगे अलग अलग नाम के, इंट A1, A2, A3 अप टू A10। या तो हमें ये करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा केस नंबर 1 की पॉसिबिलिटी 1 हो गई कि या तो हम ऐसे करें कि 10 वेरिएबल बनाएं और फिर उन 10 को ऐड करके फिर उसका एवरेज निकालो, कि एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? सम ऑफ नंबर्स, ये हमारा आ जाएगा एवरेज। तो ये तो पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम उनको स्टोर ना करें। वैसे अगर हम सिंपल बात करें, सिर्फ एवरेज कैलकुलेट अगर हमें करना होता तो हमें स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एवरेज के लिए हमें सम चाहिए। हम एक ही वेरिएबल ए बनाते हैं और उसमें ऐड करते चले जाते हैं बार बार नंबर्स को, और फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैं इसको सेव करता हूँ arrays.cpp के नाम से, और यहाँ पे स्टार्टिंग टेम्पलेट लिखता हूँ। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले n लूंगा यूजर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल को कनेक्ट कर देता हूँ अपनी। तो मेरी ये इनपुट फाइल कनेक्ट हो गई जो कि मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पर हम सबसे पहले n की वैल्यू देते हैं 10, तो 10 नंबर होने वाले हैं और हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक काम करते हैं, एवरेज फंक्शन कॉल कर देते हैं और n पास कर देते हैं कि 10 नंबर का एवरेज निकालना है। जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो मैं इसको फंक्शंस के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, एवरेज। इसके अंदर n की वैल्यू हमें मिलेगी। तो n हो गए कि कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। अब यहाँ पे हमें 10 नंबर्स लेने हैं, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल सम बनाता हूँ जो इनिशियली 0 है। ठीक है, और हम 10 नंबर्स लेते हैं और सबको मैं क्या करूँगा? सम के अंदर ऐड करते जाऊँगा। पहले मैं यूज़र से लेता हूँ x और यहाँ उसको बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो x मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और फिर यूज़र से x ले लिया और फिर जो भी वैल्यू उसने मुझे दी उसको मैंने सम में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मुझे सम ऑफ नंबर्स मिल जाएगा सारा। तो मैं एक बार उसको प्रिंट करके देखता हूँ भी, और अभी के लिए मैं रिटर्न कर देता हूँ सम, सिर्फ सम। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं पहले। तो मैं यहाँ पे 10 नंबर्स देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स दे दिए मैंने। और अब यहाँ पे इसे बिल्ड करेंगे। तो 55 इन सबका एडिशन आया, सम ऑफ 10 नंबर्स कितना है? 55, जो कि सही है। और अब हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे हम? रिटर्न कर देंगे सम डिवाइडेड बाय n। तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगा। तो सम था 55 और एवरेज हो गया 5.5, लेकिन उसका इंटीजर डिवीजन हुआ तो 5 आंसर आया। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट करता हूँ फिर बिल्ड करता हूँ तो भी 5 ही आंसर आया। क्यों? क्योंकि सम एक इंटीजर है और n भी एक इंटीजर है, तो सम को अगर मैं फ्लोट बना दूँ तो मेरा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो 5.5 हमारा एवरेज आ गया इन सब नंबर्स का, जो कि सही है। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर हमने एवरेज निकाला। तो अगर इसका एक बार एग्जीक्यूशन चेक करें कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने n लिया यूजर से, जो कि हमारा 10 था। ये हमारा n हो गया।
यहाँ पे हमने n को लिया है और ये फंक्शन कॉल कर दिया है एवरेज वाला। तो ये फंक्शन कॉल हुआ विद n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 10 आ गई। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल सम बनाया जिसके अंदर हमने इनिशियली 0 रखा हुआ है। फिर एक वेरिएबल x बनाया जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसमें गार्बेज पड़ा होगा, पहले इंटीजर वेरिएबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, n बार लूप को रन कर रहे हैं, मतलब 10 बार ही लूप चलेगा। हर बार हम नंबर लेंगे और उसको x में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से 1 लिया और उसको x के अंदर डाल दिया। ठीक है, और उसका सम प्लस इक्वल टू एक्स कर दिया, मतलब सम के अंदर ये जोड़ दिया, तो ये 1 हो गया। ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये हो गया सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। मतलब जो एक्स की वैल्यू हो सम में ऐड कर दो। अगली बार एक्स 2 लिया तो सम के अंदर 2 ऐड हो गया, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 आ गया इसके अंदर। फिर 3 प्लस 3 9 आ गया। इस तरीके से टोटल सम आ गया। एंड में हमारे पास सम कितना आ गया, 55, जो कि टोटल सम है। और एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे हमने ये एवरेज रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 वैल्यूज थी, लेकिन हमें 10 वैल्यूज को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी। नो नीड टू स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सपोज करो कि हमें क्या करना है, पहले इन सबका एवरेज कैलकुलेट करना है, और उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हमें हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन एवरेज कैलकुलेट करना है, और फिर दोबारा से हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, या हमें कोई और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कुछ और हमें सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि हमें कुछ, अगर इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने हैं बहुत सारे नंबर्स पे, तो हमें इन्हें स्टोर करके रखना पड़ेगा, कहीं पर इन्हें संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि हम फ्यूचर में इनको यूज़ कर सके जब हमें ज़रूरत पड़े। तो उसके लिए जो पहला मेथड है, जो कि बहुत ही बेकार है, वो ये है कि हम वेरिएबल्स का यूज़ करें। और वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स, इस केस में 10 वेरिएबल्स। इस केस में हमें 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो उनका नाम आप दोगे A1 A2 A3 अप टू A10। ठीक है, और अगर ये 100 वेरिएबल हुए या 1000 वेरिएबल्स हुए, तो हमें 1000 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मतलब हमारा सारा टाइम तो वेरिएबल्स बनाने में चला जाएगा, कोड तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, और इतना बड़ा कोड हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं एरेज, राइट। और एरेज का काम क्या होता है, एरेज यूज होते हैं फॉर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन ऑफ सेम टाइप के अलग अलग वेरिएबल्स। जैसे ये वेरिएबल्स हैं, ये सारे किस टाइप के हैं, सारे के सारे इंटीजर है। ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम एरेज का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं एरे की डेफिनेशन, और फिर समझते हैं उस डेफिनेशन को, और फिर हम एरे को डिक्लेयर करना, यूज करना, इन सबको सीखेंगे। सो ये हमारे पास एरेज की डेफिनेशन है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ये तो हमें क्लियर था कि कलेक्शन हो रहा है एलिमेंट्स का, बहुत सारे एलिमेंट्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं। ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप मतलब उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, या तो सारे इंटीजर के होने चाहिए, या सारे फ्लोट के होने चाहिए, या सारे कैर के होने चाहिए। मतलब कि आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को एरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, यही एरे की एक लिमिटेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए सारे वेरिएबल्स का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एरे में 3 और 3.4 दोनों इकट्ठा स्टोर कर सको इंटीजर के एरे के अंदर। इंटीजर के एरे अंदर सिर्फ इंटीजर हो सकता है, फ्लोट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सेम टाइप होना चाहिए सबका। प्लेस्ड इन प्लेस्ड इन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन लोकेशंस। अब इसका मतलब यह है कि जैसे कोई मेमोरी है, सपोज हमारे पास ये मेमोरीज हैं बहुत सारी, और जब हम वेरिएबल बनाते थे तो क्या होता था, जैसे हमने वेरिएबल एक ए बनाया, इंट ए, तो उसको कोई एक मेमोरी मिलेगी, सपोज ये वाली मेमोरी मिल गई उसको, यहाँ पे हमने 15 स्टोर कर दिया उसके अंदर। ठीक है, ये वाली मेमोरी मिल गई। और अब हमने दोबारा कोई वेरिएबल बनाया दूसरे नाम का, लेट से बी, और बी के अंदर 50 डाल दिया। ठीक है, तो जो 50 है वो कोई और मेमोरी एलोकेशन उसको मिलेगी, हो सकता है ये वाली मिल जाए, हो सकता है इसके बगल वाली भी मिल सकती है, बट गारंटी नहीं है कि इसके बगल वाली ही मिलेगी, अलग अलग भी हो सकती है, कहीं पर भी कोई भी वेरिएबल को मेमोरी मिल सकती है। लेकिन एरेज के अंदर ऐसा नहीं होता, एरेज के अंदर कंटिगुअस मेमोरी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले एलिमेंट को ये वैल्यू मिली है, तो दूसरे को ये वाली मिलेगी, तीसरे को ये वाली मिलेगी, चौथे को ये वाली मिलेगी, मतलब कंटिन्यूअस मिलेगी और नंबर वाइज मिलेगी। ठीक है, दैट कैन बी इंडिविजुअली, जिसको हम इंडिविजुअल मतलब एक एक एलिमेंट को अलग तरीके से खुद से रेफरेंस्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स टू अ यूनिक आइडेंटिफायर। तो जैसे इसका नाम होगा एरे का कुछ, तो मैं अभी एरे का नाम ARR ले रहा हूँ। तो अगर मुझे इसके पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है, और अगर इसके दूसरे एलिमेंट को, तीसरे को एक्सेस करना है,
तो हम अलग अलग तरीके से एक एक एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, पूरे एरे को इकट्ठा एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, हम इंडिविजुअली भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस सबको हम कोड के थ्रू देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अभी हम देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एरेज के एलिमेंट जो हो रहे हैं वो एक के बाद एक कंटिन्यूअस मेमोरीज में हमारे एलोकेट हो रहे हैं। सो कलेक्शन है एलिमेंट्स का, सेम टाइप होने चाहिए और कंटिन्यूअस मेमोरी मिलेगी और इंडिविजुअली हम रेफर्ड कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला कि हम उनका कलेक्शन होता है एलिमेंट का एरे, सेम टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। तीसरा कंटिन्यूअस मेमोरी होनी चाहिए, एक के बाद एक मेमोरी अवेलेबल होती है, ऐसा नहीं है कि पहला एलिमेंट यहाँ और दूसरा कहीं और होगा। और इंडिविजुअली हम उनको रेफर कर सकते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है हमारे एरेज की। आई होप आपको एरेज थोड़ा बहुत अब क्लियरिटी आ रही होगी कि एरेज क्या चीज है और क्यों हम यूज करते हैं टू स्टोर मल्टीपल्स वैल्यूज ऑन अ सेम टाइम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम वेरिएबल को कैसे बनाते थे, इंट ए, ये वेरिएबल का नाम हो गया। तो एरेज को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। नई फाइल बनाते हैं और इसको सेव करते हैं एरे डिक्लेरेशन के नाम से, और यहाँ पे स्टार्टिंग टेम्पलेट लिख लेते हैं। ठीक है, और फाइल भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा काम है। अब हमें एरे को डिक्लेयर करना है। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए देखो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होता है कि हम किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि हम एक ही टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, या तो इंटीजर को या फ्लोट को या किसी भी को भी। ठीक है, तो एक टाइप की वेरिएबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वो स्पेसिफाई करेंगे जैसे कि हम वेरिएबल्स में करते थे। तो वेरिएबल को कैसे करते थे पहले वो दिखाता हूँ। तो जैसे ये था हमारा, तो हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं एरेज को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल का डेटा टाइप, मतलब एरे का डेटा टाइप किस टाइप के वैल्यू स्टोर करने वाला है। फिर लिखेंगे एरे का नाम, अभी के लिए मैं ARR देता हूँ। और इसके बाद हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज देंगे कि कितना बड़ा आपको एरे चाहिए, कितनी मेमोरी लोकेशंस आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को 20 मेमोरी लोकेशंस चाहिए, तो मेरे को 20 मेमोरी लोकेशंस इससे मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारे मेमोरी के अंदर 20 बॉक्सेस हमें मिल जाएंगे जो इंटीजर टाइप के होंगे और हम उनको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ARR, जो कि नाम है एरे का। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया एरे। तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अंदर वैल्यूज को हम कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे उन वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको हम 10 साइज का बनाते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, और देखते हैं कि कैसे कैसे हम एरे को एक्सेस करते हैं और कैसे उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर ये एरेज हैं, एरेज के एलिमेंट्स हैं अलग अलग, हम इसी एरे को डिक्लेयर करने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे के अंदर क्या होता है कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, इंडेक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो ये 0th इंडेक्स हो गया, और एरे के अंदर हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं स्टार्ट होता, तो हम इसको बोलते हैं 0th एलिमेंट। और ये हो गया इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अगर हमने एरे बनाया है साइज 10 का, इसका मतलब 10 बॉक्सेस मिले हैं, ये 10 बॉक्सेस हो गए। तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सेस हमारे वेरी करेंगे। और ये हमारा साइज होता है, मैक्सिमम साइज 10। तो 10 बॉक्सेस हमें अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एरे है वो हमने एक्सेस कर सकते हैं। तो अब एरे के मान लो हमें अगर थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे ARR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली चीज मिल जाएगी 33, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे ये रखा है। थर्ड वैल्यू हमारी 22 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट थर्ड इंडेक्स पे 33 है, तो आंसर क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो मेन चीज है वो है कि इसे बनाएंगे कैसे एरे को, ये वैल्यूज हम कैसे स्टोर करेंगे। क्योंकि जो हम इनिशियली एरे बनाते हैं, अगर हमने सिर्फ इतना लिखा है इंट ARR ऑफ साइज 10, तो इससे तो 10 बकेट्स मिल जाएंगे, बट 10 की 10 बकेट्स में गार्बेज वैल्यू डली हुई होगी। ठीक है, तो हम कैसे उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। सबसे पहले देखेंगे जो हम बोलते हैं डिक्लेरेशन
और इनिशियलाइजेशन इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब कि जैसे ये 10 वेरिएबल्स हैं तो हम इनको इक्वल टू करके करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पर वैल्यूज दे सकते हैं। ऐसे मैं अगर वैल्यूज दूँ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99, तो ये 10 वैल्यूज मैंने यहाँ पे दे दी हैं और ये एरे के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो अगर मैं इसको बिल्ड करूंगा तो कोई भी एरर नहीं आएगी, ये अच्छे से हमारा चल रहा है। ठीक है, और अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं एक्सेस करता हूँ, सी आउट प्रिंट करता हूँ ARR ऑफ 4। तो ARR ऑफ 4 कौन होगा, इसके फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी, और फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, 44। ये फोर्थ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको प्रिंट करते हैं और आउटपुट आएगा 44। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वेरिए एक एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरीके से हम डिक्लेयर, ये हो गया डिक्लेरेशन, और साथ के साथ हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल्स में भी हम ऐसे ही करते थे, इंट ए और उसकी वैल्यू 10, हाथ के हाथ इनिशियलाइज भी कर देते थे, तो वो इनिशियलाइजेशन हाथ के हाथ हो जाता था। ऐसे ही यहाँ पर भी हम हैंड टू हैंड क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं एरेज का। और एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर जो भी इंडेक्स, यहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स। तो एक्सेस करने के लिए एरे का नाम आता है, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं, और यहाँ पे आता है आई, जो कि होता है हमारा इंडेक्स, जिस भी एलिमेंट को प्रिंट करना है उसका इंडेक्स। ठीक है, तो ये था बेसिक ऑफ एरेज। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इनिशियलाइजेशन वहां पे नहीं करनी है, अलग से इनिशियलाइजेशन करनी है, या हमें यूजर से जो इनपुट है, जो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल्स इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं, उसको एरे के अंदर कैसे स्टोर करते हैं, तो अब मैं उसको समझाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं ये करूँ कि हम सी इन ARR ऑफ 0, कि हमने जीरोथ एलिमेंट ले लिया, फिर हमने ARR ऑफ 1 पहला एलिमेंट लिया यूजर से, ठीक है, एरे का। तो अभी मैं इसको इनिशियलाइजेशन को हटा रहा हूँ, सिंपल एक डिक्लेयर कर रहा हूँ एरे ARR, जिसका साइज 10 है, और हर एक एलिमेंट को यूजर से ले रहा हूँ, जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, इस तरीके से मैं बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे यूजर से ले सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ, तो 7 ही एलिमेंट अभी मैं लेता हूँ। तो 7 के 7 एलिमेंट मैंने यूजर से ले लिए हैं, और अब इनको प्रिंट करने के लिए हम सी आउट का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट यूज करेंगे, सी आउट, और ये हमारे प्रिंट हो गए, और इसके बाद हम एक स्पेस भी दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले 7 एलिमेंट यूजर से लिए और फिर उन 7 के 7 को प्रिंट कर दिया। तो इसको अगर बिल्ड करेंगे तो यहाँ से 7 एलिमेंट ले लेगा स्टार्टिंग के, सबसे पहला एलिमेंट उसने 10 ले लिया, फिर उसने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4, तो 6 तक के उसने, 7 तक के, सॉरी 7 तक के उसने हमारे 7 एलिमेंट, 8 एलिमेंट हो गए, क्योंकि 0 से 7 मतलब 8 एलिमेंट हो गए। तो उसने 8 एलिमेंट्स ये ले लिए हमारे फाइल से, क्योंकि हमने फाइल कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे। तो फाइल से उसने 8 एलिमेंट लिए, और यहाँ पे इनपुट लिया और यहाँ पे उनको प्रिंट किया। तो ये बहुत ही कम्बरसम और बेकार सा नहीं लग रहा कि मतलब इतने सारे बार हमें लिखना पड़ रहा है। तो इसका एक आसान तरीका होता है, और आसान तरीका है यूजिंग लूप्स, क्योंकि हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, बट यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है बस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन सबको हटा के एक लूप लगा सकते हैं, जिसमें आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक चलेगी, लेस देन 10 मतलब 9 तक, हर बार एक का इंक्रीमेंट होगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से सी इन ARR ऑफ 1 2 3, नहीं आई, क्योंकि आई की वैल्यू अपने आप चेंज होगी। आई पहले 0 होगा तो जीरोथ एलिमेंट लेगा, 1 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट लेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट पूरा तरह से ले लेगा, 10 एलिमेंट को इनपुट लेगा। ठीक है, और प्रिंट करते वक्त भी हम फिर से ऐसे ना लिख के लूप लगा सकते हैं, प्रिंट करते वक्त भी क्या लगाएंगे, लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ARR ऑफ आई को और कुछ स्पेसेस देकर। ठीक है, तो इसमें हमने इनपुट लिया एरे से, और यहाँ पे हमने आउटपुट कर दिया एरे को। 10 एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये शुरू के जो 10 एलिमेंट्स हैं वो हमसे वो यूजर से ये ले लेगा, मतलब इस फाइल से उठा लेगा इनपुट को, और फिर उसको प्रिंट कर देगा। तो इसको बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमने आउटपुट ऑपरेटर गलत लगाया है।
बिल्ड करेंगे तो ये हमें बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। तो स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट पहले इनपुट लिए, फिर आउटपुट लिए। तो अभी तक हमने एरे में क्या सीखा है? सबसे पहले हमने देखा है कि एरे होता क्या है, फिर हमने देखा हम एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज इकट्ठा कैसे करते हैं, देन हमने एरे का डिक्लेरेशन और उसको यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो सीखा, हमने उसको प्रिंट करना सीखा यूजिंग लूप्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में मेरे से पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इफ मेरा एरे तो 10 साइज का ही है लेकिन मैं एक्सेस करना चाहूँ ARR ऑफ 20। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हमारे पास 10 ही एलिमेंट है और हमने 10 ही एलिमेंट को इनपुट किया है, लेकिन मैं ARR ऑफ 20 को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या होता है, क्या कोई एरर आएगी? तो जब इसको बिल्ड करता हूँ तो कोई एरर ही नहीं आई और आउटपुट भी आ गया। ये क्या हुआ? ठीक है, तो हमारा 20th एलिमेंट वो बता रहा है 1 है। अगर मैं यहाँ पर एक एंड लाइन दूं, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रिंट करूँ ताकि अगली लाइन में आए, तो अगली लाइन में 1 भी आंसर आ गया। लो, 20th एलिमेंट। तो ये कैसे हुआ? तो ये एक बैड प्रैक्टिस है जो कि हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। होता क्या है, मेमोरीज में हमारे पास बहुत बड़ी मेमोरी होती है जनरली कंप्यूटर्स में। तो हम तो सिर्फ 10 की रिक्वायरमेंट है हमारी, तो हम 10 साइज का एरे बना रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं ARR ऑफ 20, तो कंपाइलर इसको एरर नहीं देगा कभी भी। कंपाइलर क्या सोचता है कि आपको क्या करना है, जिसका इंडेक्स 20 है उस वाले एरे पे जाना है। लेकिन हम पे तो सिर्फ 10 तक अवेलेबल थे, तो उसके बाद की जो बकेट्स हैं वो उनकी इंडेक्सिंग अपने हिसाब से कर लेता है कि 20 तक पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारे 10 एलिमेंट हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, तो ये 0 से लेके इस तरीके के 10 हैं। तो ये आगे इसको 11th मान लेगा, इसको 12th मान लेगा कंपाइलर अपने आप, और इसको 20 मान लेगा। ठीक है, ये कोई बकेट। अब यहाँ पे हो सकता है 1 पड़ा हो, ये तो गार्बेज है ना, मतलब हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, हमारे लिए तो गार्बेज है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो 20 में हो सकता है 1 पड़ा हो सकता है यहाँ पे कुछ भी पड़ा हो, तो हमें वो सब कुछ प्रिंट होके मिलेगा। तो ये इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 मिले, एरर भी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको 0 मिलेगा। अगर आप कोई ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करोगे जो कि आपके कोड को ही एलोकेट नहीं हुई है, मतलब इस सबलाइम टेक्स्ट को कंप्यूटर के द्वारा, CPU के द्वारा अगर वो मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, वो मेमोरी अगर CPU ने अपने स्पेशल टास्क के लिए रिजर्व कर रखी होगी और आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बैड प्रैक्टिस होती है और इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। जब आप क्वेश्चंस करोगे, ऑनलाइन कहीं पे सबमिट करोगे, कॉन्टेस्ट दोगे, तो उसके अंदर अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट नाम का एक एरर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जितने हमने साइज का एरे बनाया है उससे एक कम तक की हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर मैंने 10 साइज का एरे बनाया है तो मैं 0 से लेके 9 तक के इंडेक्सेस को ही सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है एरे की, या हम बोलेंगे गलत बात है। इसके कारण क्या होता है, इसको एक्सेस करने पे वो हमें एरर नहीं देता, बट इंटरनली वो एरर, रन टाइम एरर हमारी आ सकती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था।